लाइट इंसिडेंट हो रही थी किसी एंगल आई पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर के रिस्पेक्ट में, है ना, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। मान लो इस मीडियम में, जो भी मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1, है ना। तो n1 की वैल्यू क्या होती है? c/v1, यही तो होती है। और n2 की वैल्यू c/v2, ठीक है। अच्छा, मान लो गिवन है, स्टार्ट कर दिया आपने? मान लो गिवन है कि भाई n1 छोटा है और n2 बड़ा है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर है। तो लाइट विल, दिस इज n1 स्मॉलर है, तो ये कैसा हो जाएगा? रेयरर। और ये कैसा हो जाएगा? डेंसर। तो लाइट विल बेंड, कैसे बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ, है ना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंगल। दिस इज रिफ्रैक्शन एंगल, दिस इज नॉर्मल रे। ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था इसमें? दूसरा केस अभी इसमें, दिस इज इंटरफेस, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट एंगल, ये रेयरर मीडियम। नहीं, इस बार उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? बोलो। n1 ग्रेटर देन n2, n1 ज्यादा है, n2 कम है। n2 क्या हो जाएगा? n2 स्मॉलर है ना, तो रेयरर मीडियम हो जाएगा, और ये वाला डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो सीधी जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता, पर डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, सॉरी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, दूर। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तीसरा केस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। जब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ऐसा जरूरी नहीं है सेम ही मीडियम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, दो अलग अलग मीडियम के भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं। दो अलग मीडियम के भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से एक है शायद ग्लास और ग्लिसरीन, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। दोनों में वो स्पीड तो अलग अलग होती होगी? नहीं, सेम रहती है ना। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है, ग्लास और ग्लिसरीन का, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी में कि एक जादुई लिक्विड में मैजिशियन ग्लास को छुपाता और ग्लास गायब हो जाता है, तो जादुई लिक्विड कौन सा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जादुई लिक्विड है ग्लिसरीन, जिसमें ग्लास डालते हैं तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। मान लो ये है, मान लो अगर हमारा यहाँ पे वो है बीकर वगैरह कुछ भी कांच का, और इसके अंदर हमने कुछ ग्लास के टुकड़े डाल दिए, कांच के टुकड़े डाल दिए, तो वो दिखेंगे कांच के टुकड़े। वैसे तो कांच के टुकड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, फिर भी क्यों दिखते हैं? क्योंकि लाइट बैंड होती है, तो कहीं ना कहीं हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई यहाँ कांच का टुकड़ा है, ठीक है। मान लो ग्लिसरीन भर दी इसमें, ठीक है, ग्लिसरीन भर दी इसमें हमने, और इसमें हमने डाल दी कांच का टुकड़ा, तो ग्लिसरीन हमें दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ग्लिसरीन भी लाइट बैंड करेगी, तो ग्लिसरीन लाइट बैंड करेगी, इस वजह से दिखेगी। पर जब ग्लिसरीन के अंदर लाइट चली गई बैंड होने के बाद, और बीच में आया कांच का टुकड़ा,
तो अब कोई बैंड नहीं होगी, लाइट सीधी जाएगी। मतलब उसके लिए, मतलब लाइट के लिए ग्लिसरीन और कांच का टुकड़ा दोनों सेम मीडियम है, लाइट के लिए दोनों सेम मीडियम है, इसलिए हमें गायब हो जाता है हमारे। जब हम देखते हैं ग्लिसरीन में कांच का टुकड़ा डाल देते हैं तो वो गायब हो जाता है। क्या गायब हो जाता है? ये कांच का टुकड़ा, हाँ, मतलब ये ग्लास जो है वो गायब हो जाता है। तो वही है, वही क्वेश्चन है कि भाई वो मैजिशियन कौन सा जादुई लिक्विड है जिसमें ग्लास डुबो होता है और ग्लास गायब हो जाता है? तो वो है ग्लिसरीन। वो बस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाँ, मतलब लाइट की बेंडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके लिए मीडियम सेम है। लाइट के लिए ग्लास का मीडियम, लाइट के लिए ग्लिसरीन का मीडियम सेम है ना? कांच का मीडियम और ग्लिसरीन का मीडियम सेम है, तो लाइट बेंड नहीं होगी। तो ये दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मीडियम अलग अलग है। ये ग्लास है और ये ग्लिसरीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए मीडियम सेम है, उसके लिए मीडियम सेम है, तो वो सीधी चली जाएगी, ना बेंडिंग शो नहीं करेगी। रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती, तो हमें मीडियम का पता लगता है कि हाँ यहाँ अलग मीडियम है, यहाँ अलग मीडियम है। लेकिन कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें पता ही नहीं लगता कि अलग मीडियम भी है, यहाँ अलग मीडियम है, अलग मीडियम। जैसे एयर का है, यहाँ हर तरफ एयर ही एयर है, तो लाइट सीधे जा रही है, तो हमें पता ही नहीं लग रहा यहाँ एयर भी है ना? तो ऐसे कुछ, तो बीच में फोर्थ, तो एक हो गए रेयर से डेंसर, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। और ये कौन सा है? सेम मीडियम, सेम मीडियम से, सॉरी सेम मीडियम कह रहा हूँ, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? ना डेंसर से डेंसर, ना डेंसर से रेयर, ना रेयर से डेंसर, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी है, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल यानी लाइट के लिए सेम डेंसिटी है, ये सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, इसलिए कोई बेंडिंग शो नहीं होगा। और चौथा एक और है, मान लो लाइट ऐसे गिर रही है, किसके अलोंग? नॉर्मल के अलोंग, तो इंसिडेंट रे भी यही होगी और नॉर्मल भी यही रहेगी, दोनों यही रहेगी। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे भाई, नॉर्मल भी यही, इंसिडेंट भी यही, और हम इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से ही तो मेजर करते हैं, तो जीरो हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा? जीरो। लाइट सीधी चली जाएगी बिना बेंड हुए। तो ये दो केस हो गए जिसमें लाइट कोई बेंडिंग नहीं होती, नो बेंडिंग, इसमें भी नो बेंडिंग। तो चारों केस हो गए, लिख लो जल्दी से। मेरे हिसाब से एक तुम्हारे कब से एग्जाम है सर? हमारे तो सेकंड वीक से सितंबर में। हाँ वही है, तब से ये सब चीज अपने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। दो डेरिवेशन कौन सा तुम्हारे को भी वैसे तैयारी दो डेरिवेशन कर दी, स्टार्ट कर दो। डेरिवेशन है देखा ज्यादा ऐसे कोई एक महीना बचा है, एक दिन में तो होगा ही नहीं। हाँ भाई, 8 चैप्टर आएंगे ना, 8 चैप्टर तो ऐसे हो जाए करके कि हाँ मतलब सारी डेरिवेशन हो जाए, सारे फॉर्मूले हो जाए। सर एक वो उसमें ना
क्योंकि 2 दिन में नहीं होगा सब कुछ, अभी से करना पड़ेगा। सर जो एसी वाला चैप्टर नहीं है उसमें आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट से भी निकल जाती है वैल्यू। स्कूल में हीटिंग इफेक्ट से डेरिवेशन। हाँ, उस प्रदीप में हीटिंग इफेक्ट से ही दे रहा था। सर वैसे दोनों में कोई सा भी करिए डेरिवेशन। अरे फिजिक्स तो यही है, मतलब तुम मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करो तो जो हमने करा वो वही है। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आरएमएस, पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज निकालो, है ना, और फिर उसका रूट कर दो, तो वो हमने मैथमेटिकली ये सॉल्व कर। उसने थोड़ा सा जैसे कह लो कि कंसेप्चुअल नॉलेज टाइप का यूज़ करा कि भाई आरएमएस वैल्यू कहाँ यूज़ होती है, हीटिंग इफेक्ट, हीट निकालने के लिए यूज़ होती है। तो जो हीट निकलती है वो उसी आरएमएस करंट से निकलती है, क्योंकि करंट तो लगातार चेंज होता रहता है। अब तुम कौन सा करंट रखोगे, तो हीटिंग से कर लो, कैसे जैसे करना चाहो वैसे कर। सात बजे वहाँ की स्टार्ट हो जाती है, लाल किला की। अच्छा तू दयानंद की बता रहा हो, दयानंद में हो जाती है 6:30 बजे। स्कूल में बुला रहे हैं, स्कूल में बुला। लाल किला की भाई 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। सर 1 घंटा सर बच्चों लाल किला तो मैं तो शायद 8-9 बजे तक प्रोग्राम खत्म ही हो जाता है। हाँ, 10 बजे तक होता है। 15 अगस्त पे खत्म हो जाता है जल्दी। 26 जनवरी पे लंबा चलता है प्रोग्राम। सर 15 मिनट तो वो 1 घंटा तो खड़े रखेंगे वहाँ पे। नो बैंडिंग, कोई बैंडिंग नहीं हो रही दोनों में। और अनाज मंडी खत्म हो जाती है, अनाज मंडी में हो जाएगा 10-11 बजे, कम से कम 10:30 बजे मैं आ जाऊंगा। सर बच्चे देखो सर, आप बच्चे कहते हैं सर इसमें वो भी लेक्चर चल रही है तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे उसमें ग्रुप में। क्यों ऐसा अनिल ये क्या है मैं जाऊँ सर बहुत चिढ़ते हैं वहाँ के, तो ऐसे खड़े रहते हैं शमसुद्दीन में, तो बहुत चिढ़ते हैं। सब यहाँ तो दूर रहोगे ना। हाँ यहाँ तो दूर है, पर फिर भी सर यहाँ तो मतलब वो दूर से देखोगे तुम्हें। मिटा दे। हाई स्कूल का तो नहीं लगे सर वो क्या कि अरे ना हाई स्कूल के बाद चक्कर कर ये क्वेश्चन है ये VW का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम इज 2.25 × 10⁸। हर मीडियम में लाइट की स्पीड सेम नहीं होती, तो वाटर मीडियम में क्या स्पीड है वो ये बता रहा है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। हाँ, ग्लास मीडियम में ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक बता देता हूँ मैं आपको बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, फॉर एग्जांपल वन मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। ये वाले फॉर्मूले से होगा, तो इस वाले फॉर्मूले को लगाओ, करो आंसर।
ग्लास की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, फिर निकाल। इंडेक्स ऑफ वाटर आया 1.3। हाँ सही है। देखो कैसे निकालना है, तुमने निकाल दिया तो मैं बाकी को बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम 1। तो स्पीड ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? C अपॉन 1 है तो यहाँ पे 1, यहाँ W है तो यहाँ पे W, ये हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो निकालो जरा, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸ और वाटर की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10⁸ है। ठीक है, ये डिवाइड करो, आंसर निकालो। सिमिलरली Ng निकालो। वन पॉइंट 127। सही है। 1.15 के आसपास। जो भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास C अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या जाएगा? C इक्वल टू है 3 इंटू 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हो गई 2 इंटू 10⁸। तो कितना आ जाएगा? Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, बचेगा 3/2 जो क्या आएगा 1.5। ठीक है, फिर अगला क्या है? ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकला है हमारा? 1.5। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकला है? 1.33। पॉइंट हटा दो, यहाँ पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 150/133। जो भी आंसर आएगा अब देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ये? यस सर। ठीक है, मिटा दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दिया हुआ वेवलेंथ ऑफ एयर, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर मीडियम दी हुई है 4800 एंगस्ट्रॉम। तुम्हें पता है लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। अरे पढ़ा था हमने उसमें, 400 700 या 400 से 750 ऐसा कुछ। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये हो जाएगा 4000 से एंगस्ट्रॉम से 7000 या 8000 एंगस्ट्रॉम तक, वही है ना ये। 4000 से 8000 के बीच में तो 4800, तो वो है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट दी हुई है एयर में 4800 एंगस्ट्रॉम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब एन डी 2.4। लैम्डा ऑफ डायमंड निकालना है, मतलब लैम्डा ऑफ डायमंड का मतलब लाइट जब डायमंड मीडियम में जाएगी तो लाइट की क्या रिफ्रैक्टिव लाइट का क्या वेवलेंथ हो जाएगा, ये बताना है। करो। लाइट जब डायमंड मीडियम में जाएगी तो लाइट का क्या वेवलेंथ हो जाएगा, ये बताना। अरे एक क्या था? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दी हुई है 4800। ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, और आपको फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड मीडियम। डायमंड मीडियम में वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे बताओ? बोलो। इसका यूज करना है, स्पीड बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इसका यूज करना है। ठीक है, ट्राई करो। स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। क्या आंसर आ रहा है? 2000 एंगस्ट्रॉम। सही है। हैं पहले कर रखा है, इसने कहाँ से कर रखा है? वो वीडियो देख रहा है कितने पहले। हाँ ये कर रखा है पहले। सही है। हाँ भाई बताओ। अरे फॉर्मूला क्या है बताओ? डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का अभी बताया, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अरे बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का फॉर्मूला कितना है? सॉरी पहले इसको आगे कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं? तो हो रहा है स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू में, ये कहाँ पे स्पीड की बात हो रही है? ये लाइट की स्पीड एयर में। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर इनटू में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन डायमंड मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। पर फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है किसी भी मीडियम में, वो सोर्स पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, अब लग दो वैल्यू, ये हो गए 2.4, लैम्डा ऑफ एयर कितना हो गया 4800 और डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ डायमंड। तो लैम्डा ऑफ डायमंड हो गया, तूने कब करे क्वेश्चंस, ये वहां गया, ये डिवाइड में चला गया। मैंने हाँ वाले दिन देखी सर वीडियो ना। कहाँ पे, घर पे? अच्छा 2.4 पॉइंट हट गया, जीरो आ गया, पॉइंट हट गया, जीरो आ गया। अब देख लो इसको, 24 दूनी 48, तो आंसर आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ध्यान से, आसान सा आंसर है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, चलो मिटा दे। नेक्स्ट स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये तो 10वीं के बच्चे भी करवा देते हैं। अरे ये लो, इंसिडेंट रे 60 डिग्री एंगल, दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं। ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3। बताओ एयर से इस मीडियम में जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो बैंड मतलब रेयर कौन सा है? है नीचे वाला, ये है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर होता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर। तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर। तो बैंड कहाँ की तरफ? टुवार्ड्स नॉर्मल। रेयर से डेंसर जा रही है तो बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल, सीधी जानी चाहिए थी लेकिन बैंड कर गई नॉर्मल की तरफ। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आर निकालना है आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है भैया। चलो नहीं बता रहा, स्नेल्स लॉ लगा लेना। यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड आर। डिग्री सही है। 30 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन और बता दो। सर बस ये बताओ क्या होता था एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना एंगल भटक गया। 30 डिग्री भटक गया। हाँ तो 30 डिग्री आंसर है। ठीक है, हाँ देखो कैसे होगा स्नेल्स लॉ लगाना। स्नेल्स लॉ सिंपल है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ यहाँ का एंगल, तो 1 इंटू में साइन ऑफ 60 डिग्री, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी √3 इंटू में साइन ऑफ यहाँ का एंगल यानी r। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू √3 इंटू में साइन r। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन r बराबर आ गया
साइन आर बराबर आ गया 1/2। अब बताओ जो साइन के कौन से एंगल के लिए 1/2 होती है वैल्यू? साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन आर बराबर 1/2 और 1/2 बराबर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आर इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से आर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आर आ गया आपका 30 डिग्री। तो दिस इज 30 डिग्री। और कम आना चाहिए था एंगल, सही बात है, क्योंकि बैंड नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी तो एंगल कम हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि अपने रास्ते से कितना भटक गया। ओरिजिनल रास्ता ये था, ओरिजिनल रास्ता ये था, तो देखो ध्यान से, ओरिजिनल रास्ता ये था, कितना एंगल बनता है यहाँ पे 60 डिग्री, पर इसने भटक के ये वाला रास्ता ले लिया, कितना एंगल ले लिया 30 डिग्री ले लिया। तो अपने ओरिजिनल रास्ते से इतना एंगल भटक गया, तो ये पूरा 60 डिग्री, इसमें से ये घटा दो 30 डिग्री, तो कितना एंगल भटका ये 30 डिग्री। ठीक है, ओरिजिनल रास्ते से 30 डिग्री भटक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्नेल्स लॉ का, बिठा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए स्नेल्स लॉ का एडवांस वर्जन, क्वेश्चन नंबर 2। ये एंगल है आई, ठीक है, और ये ऐसे जाके और बैंड करके नॉर्मल की तरफ। दिस इज मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। दिस इज मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। और यहाँ आ गया मीडियम 3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से n1, मीडियम 3 नहीं मीडियम 1 आ गया फिर से। अरे बीच में मान लो ग्लास का मीडियम है और दोनों तरफ एयर है, तो दोनों तरफ सेम मीडियम, बीच में अलग मीडियम, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल आएगा, एंगल आर है, ये जेड बनेगा, तो ये एंगल भी आर होगा। और ये मीडियम मान लो एयर है, फॉर एग्जांपल एयर है, ये कोई ग्लास का मीडियम है, तो एयर से ग्लास जाएगा तो रेयर से डेंसर जाएगा, बेंड करेगा टुवार्ड्स नॉर्मल, फिर ग्लास से एयर जाएगा वापस, तो डेंसर से रेयर जाएगा तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गया। और इसको बोल दिया एमरजेंट एंगल, इसको क्या बोल दिया एमरजेंट एंगल। भाई फाइनली एक ग्लास के मीडियम में एंटर करा था यहाँ पर और फाइनली यहाँ से बाहर निकल गया, तो जिस एंगल से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एमरजेंट एंगल। तो बताना है फाइंड ई की वैल्यू, फाइंड ई, ई कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास आई, ऑप्शन बी 2i, ऑप्शन सी i/2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है ना, आई के टर्म्स में बताना है ना, ऑप्शन डी हो गया 4i। अच्छा आई होना चाहिए, अरे कर लो चुपचाप। उससे क्या बोलते हैं उसका नाम, स्नेल्स लॉ लगा के, जैसे कल दिया था ना क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का, उस टाइप का क्वेश्चन है। करो जल्दी से, स्नेल्स लॉ यहाँ लगाओ, फिर स्नेल्स लॉ यहाँ लगाओ। सही आ रहा है इसमें पूरा। कुछ चीजें आपको लगता है कि ठीक लगेंगी नहीं।
नहीं होगी, अपने साथ उतना भी क्या हर्ष होना भाई, गलती उसी से होती है जो काम करता है, बिना काम के कहाँ गलती होती है, गलत कर रहे थे तो क्या करा। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बेहतर डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई अवतार कोई अपनी समझ में जितना नॉलेज था उस हिसाब से जो फैसला लिया वो लिया, वो गलत हो गया कोई बात नहीं, हो गया तो क्या करेंगे, सही आता तो आगे बेटर करेंगे। हुआ। हो गया सर। देखो इस वाले पेयर ऑफ मीडिया के लिए स्नेल्स लॉ लगा, इस वाले के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू साइन आई इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू साइन आर। ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 बोल दो। अब यहाँ के लिए लगाओ, इस इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ फिर से, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू इसका साइन ऑफ कितना एंगल है r इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू में साइन ऑफ कौन सा एंगल है, साइन ई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करो तो n2 साइन आर यहाँ भी आ रहा है, n2 साइन आर यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे तो ये वाला और ये वाला ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन ब्रिज का काम कर रहा है ना। तो हो जाएगा n1 साइन आई इक्वल टू n1 साइन ई, n1 से n1 कट गया, साइन आई बराबर साइन ऑफ ई। वैसे तो बहुत सारे वो होते हैं इसके, पर एक तो ये होता ही है आई इक्वल टू ई। सर हर बार उसमें मतलब सेम एंगल आएगा, इंसिडेंस और इमरजेंस। अरे वो ऐसा थोड़े, यहाँ पे तुम 150-200 डिग्री ले लोगे, अरे 90 डिग्री तक का तो खेल है। उसके बाद तो वैसे तो होते हैं, बहुत सारे एंगल होते हैं ना, साइन का तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूलों में, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एंगल होते हैं वो 0 1 नहीं ऐसे नहीं, इस फॉर्मूला होता है इसका 0 प्लस -1 की पावर n साइन अल्फा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका कि साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, तो अल्फा बराबर ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं, फिर ऐसे कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा, फिर अल्फा बराबर क्या ही एंगल होते हैं। नहीं पढ़ा तुमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में? 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है? लास्ट है ना, पढ़ी थी लास्ट टाइम पढ़ी थी सर, तो वही करे तो मतलब क्वेश्चन जिस टाइम हमने फीडिंग किया था उस टाइम सर नो एक्सरसाइज 3.3 चल रहे थे, फिर वो सर आगे खिंचवाते गए, वो वही ऐसे लास्ट में समझ आ गया। बस मुझे थोड़ा सा याद है, जब मैंने 11th में पढ़ा था, बस उसके बाद कभी नहीं पढ़ा मैंने वो, लेकिन होते हैं फॉर्मूले, इतना मुझे याद है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, इसका बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है। ये हो गया भाई पानी का बबल, दिस इज सेंटर, स्फेरिकल सेंटर है ना, और ये हो गए सेंटर से पास होने वाली, दिस इज इंसिडेंट रे,
ये लाइट रे एंटर हो रही है कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। फिर लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, पर ये जा रही है एयर से डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर उसके बाद यहाँ पहुंची। अच्छा पहली बात तो ध्यान सुनो, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर क्या डलेगा, नॉर्मल। अभी तक क्या होता था, आपकी सरफेस ऐसे होती थी, ये इंसिडेंट रे होते थे, तो आप ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता था, आराम से नॉर्मल डाल देते थे, ये लो नॉर्मल। लेकिन जब सरफेस आपकी स्फेरिकल है, तो उस समय अगर नॉर्मल डालना है तो नॉर्मल आएगा सेंटर से। तो नॉर्मल कहाँ से आएगा, सेंटर से। अरे स्फेरिकल मिरर्स पढ़ लिए हमने, वहां पे भी नॉर्मल कहाँ से आता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट पे भी अगर नॉर्मल आएगा कहाँ से आएगा, सेंटर से। तो सेंटर से हमने लाइन डाली, जो कि क्या हो गई, नॉर्मल रे। दिस इज योर नॉर्मल रे एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट का नॉर्मल है। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग नॉर्मल होंगे। तो ये हो गई नॉर्मल रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि बाहर कैसा मीडियम है, रेयर, अंदर डेंसर, तो रेयर से डेंसर जा रही है, तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और दिस इज नॉर्मल। अरे यही तो नॉर्मल है, तो ऐसे ना जाके बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी। अब ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर से बाहर है, अंदर है डेंसर, और ये जा रही है बाहर रेयर मीडियम में। ठीक है, अब नॉर्मल डलेगा इस पॉइंट पर। फिर से कहाँ से डलेगा नॉर्मल, सेंटर से। तो नॉर्मल डलेगा सेंटर से। ये नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल। अब बताओ, ये रे सीधी जानी चाहिए थी, पर बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल है ये वाली नॉर्मल रहेंगे, तो दिस इज नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल वाला यहाँ की तरफ कैसे जाएगी, और ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल रे, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया एमर्जेंट एंगल। ठीक है, फाइंड ई कितना होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, और बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो 2 बार स्नेल्स लॉ लगेगा, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। ठीक है, करो। साइन 30 क्या दिक्कत है, अरे दे रखा है ना, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, बढ़िया सा आंसर आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। ऐसे कोई मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें आंसर लाने के लिए। टुंग टुंग बज टुंग टुंग बज टुंग 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 बज टुंग टुंग बज टुंग 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 साउंड कर नॉट भी देखा कर रखा है इसने, नहीं अभी कराया तो
वही तरीका है लास्ट क्वेश्चन सही है। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रे, ये एंगल है आर। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। 1 इंटू में साइन 30 इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू में साइन आर। ठीक है, बोलो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो, ये डिवाइड में आ जाएगा इंटू 1/√3 इक्वल टू साइन ऑफ आर। ये पता लग गया यहाँ से, एंगल तो नहीं पता लगा पर हाँ ये पता लग गया साइन आर ये है। अब ये कितना है पता नहीं। ठीक है, ये एंगल कितना होगा ये ढूंढना है, बताओ। ये वाला एंगल आंसर हो गया, ये एंगल नहीं पता। बताओ ये एंगल कितना है? आर के बराबर क्यों क्यों सर जेड बन रहा है जेड बन रहा है? सर क्योंकि दोनों का सर, वो दोनों सेम equal होंगे। होंगे। हाँ क्यों होगा? सर रेडियस है ना, ना हाँ। दोनों का सेंटर ये भी करे सर नॉर्मल सेम है मतलब सेंटर दोनों से रेडियस ही तो है ये। सर सर पता है पर सेम एंगल सपोज अरे देख लो, हाँ सही ये बता रहा सर। अरे सी से लेके यहाँ तक का मान ले पी पॉइंट है, सी से लेके पी पॉइंट तक का ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस से बराबर है। और सी से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये भी रेडियस के बराबर है। बहुत रेडियाई, अरे सी से पी, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये दोनों रेडियस है तो दोनों बराबर होंगे। और रेडियस के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। अरे ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो साइड के सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एंगल्स सॉरी साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पर वही चल रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स जो कि इक्वल साइड्स के अपोजिट रखे हैं वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी आर है तो ये वाला भी आर हो जाएगा। अब यहाँ लगा लो फिर से स्नेल्स लॉ, इस वाले पे लगाएंगे तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 मल्टीप्लाई यहाँ का वो आ जाएगा साइन ऑफ एंगल आर इक्वल टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू में साइन ऑफ एंगल ई। √3 मल्टीप्लाई साइन आर की वैल्यू यहाँ से रख दो 1/2 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, ये हो गया साइन ई। √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया 1/2 इक्वल टू साइन ऑफ ई। ठीक है, फिर से लिख देंगे 1/2 किसके बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर। तो साइन ई बराबर 1/2 बराबर सॉरी साइन 30 डिग्री, तो लिख सकते हैं साइन ई बराबर साइन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से ई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। भाई तो बहुत आएंगे ये वाले स्नेल्स लॉ के यूजेस, उसमें यूज आएंगे ज्यादा, प्रिज्म में ज्यादा यूज आते हैं, है ना। प्रिज्म में क्या ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे। लिख लिया, लिख लो। लिख लो। सर फोटो सारी ठीक है।
ऐसा जो है लिख लेते हमने हैं सारे लिख रखे हैं ऐसे। कभी कभार लिख लिया? ये देखना पड़ेगा ये वाला टॉपिक है या नहीं है, अपेरेंट डेप्थ और ये सब। रहने दो भाई, रहने दो। ये वाला टॉपिक करा लेते हैं फिर, ये तो है ही पेपर में। कौन सा टॉपिक करा लेते हैं? हाँ, ये वाला करा लेते हैं, TIR एंड क्रिटिकल एंगल, ये वाला करा लेते हैं। टॉपिक है TIR क्रिटिकल एंगल, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दोनों के लिए, दोनों बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट। लिखो क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? लिखो क्रिटिकल एंगल, व्हेन लाइट रे when light ray go from when light ray go from rarer medium, RARER, rarer medium to denser medium, denser medium, then at a particular angle of incidence, then at a particular angle of incidence, comma, refracted angle, then at a particular angle of incidence, comma, refracted angle becomes 90 degree,
refracted angle becomes 90 degree. ब्रैकेट में लिखो ग्रेजिंग एमरजेंस, ब्रैकेट में लिखो ग्रेजिंग एमरजेंस, ग्रेजिंग एमरजेंस, ग्रेजिंग एमरजेंस, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, that incident angle is called critical angle, that incident angle is called critical angle. ठीक है, समझाएंगे इसको बाद में। नेक्स्ट टॉपिक डालो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक का नाम है T कैपिटल I कैपिटल R, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, लिखो। when light ray go from when light ray go from denser medium to when light ray go from denser medium to rarer medium, when light ray go from denser medium to rarer medium and angle of incidence and angle of incidence is greater than and angle of incidence is greater than critical angle and angle of incidence is greater than critical angle, then surface starts acting as a then surface, किस सरफेस की बात हो रही है, इंटरफेस की बात हो रही है ना, इंटरफेस वाला सरफेस, then surface starts acting as a reflecting surface, then surface starts acting as a reflecting surface, ये लाइन कैसे लगे, and 100% reflection takes place and 100% reflection takes place. This phenomena and 100% reflection takes place. This phenomena is known as TIR. This phenomena is known as TIR, total internal reflection. This phenomena is known as TIR, total internal reflection. नेक्स्ट टॉपिक डालो, कंडीशंस ऑफ TIR, ये बहुत पूछा जाता है, कंडीशंस ऑफ TIR बताओ, कंडीशंस ऑफ TIR बताओ, कंडीशंस ऑफ TIR बार बार पूछते हैं, हर साल पूछते हैं। कंडीशंस ऑफ TIR, कैपिटल T कैपिटल I, हाँ, कंडीशंस ऑफ TIR, कैपिटल T कैपिटल I कैपिटल R। पहली कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट डालो, रे मस्ट गो, यानी लाइट रे मस्ट गो, वैसे लाइट रे की बात नहीं, कोई से रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रे मस्ट गो फ्रॉम
डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन लिखो, दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्या है भाई, ये क्या फिनोमिना है पूरा, तो फिनोमिना ये है, देखो फिनोमिना समझो इसको, कौन सा वाला फिनोमिना, ये TIR वाला फिनोमिना। TIR वाला फिनोमिना ऐसा है कुछ, देखो ये है मान लो इंटरफेस, ये मान लो एयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम, और नीचे है ग्लास मीडियम या वाटर मीडियम मान लो, नीचे है वाटर मीडियम, और लाइट आ रही है, करके देख सकते हो वैसे तो, मान लो तुमने यहाँ बल्ब रख दिया, ठीक है, यहाँ से लाइट निकल रही है, एक लाइट रे ऐसे आएगी सीधी, कैसे, ये बल्ब रख दिया, एक लाइट रे सीधी आएगी, तो कैसे जाएगी बताओ, पानी में रख दिया तुमने बल्ब अंदर, अब बताओ लाइट रे कैसे जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी, ये तो हमने पढ़ा था आज शुरुआत में आते ही, है नो बेंडिंग वाले केस में। मान लो लाइट रे ऐसे आए तो क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, अभी फ्रॉम द नॉर्थ, और लाइट रे जा रही है वाटर मीडियम से एयर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। TIR की पहली कंडीशन क्या है कि लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है, तो दिस लाइट रे जो ऐसे जाने वाली थी मूव करेगी कहाँ की तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल नहीं, अरे इस मीडियम की बात हो रही है तो ये वाला नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से अवे, यानी लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है, ओके। अगर हम इस एंगल को बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें और लाइट रे को ऐसे भेजें, तो शुरुआत में इसको हटाओ, ऐसे दिखा देते हैं डायरेक्ट कि भाई बल्ब वाले में भी हो गए, तो पहले लाइट रे ऐसे गई थी, सॉरी पहले लाइट रे ऐसे गई थी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे चली गई, बोलो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, अरे बताओ ये ऐसे जानी चाहिए थी, बेंड कर गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने और बढ़ा दिया, तो क्या होगा, और बेंड हो जाएगी, तो ऐसे जानी चाहिए थी, पर अब और बेंड कर जाएगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो ये तो अभी ऐसे जा रही है, तो बेंड करेगी, तो बेंड करेगी तो इस पे ही आ जाएगी, इस लाइन पे आ जाएगी, इंटरफेस वाली लाइन पे आएगी, तो ऐसी इंसिडेंट रे या ऐसा इंसिडेंट एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल जब रिफ्रैक्टेड रे आपका इंटरफेस पे ही आ जाए, पहले तो ऐसे आ रहा था, पहले कैसा आ रहा था, पहले ये वाली लाइट रे थी तो ऐसे बेंड कर रही थी, है ना, तो रिफ्रैक्टेड एंगल ये था, लेकिन इस वाले इंसिडेंट रे के लिए, इस वाले इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 0, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, एंगल किससे मेजर होता है, नॉर्मल से, 90 डिग्री,
कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, देखो फिर से, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल ये है, तो इसके लिए लाइट रे से गई, रिफ्रैक्टेड रे, हमने एंगल बढ़ा दिया और इंसिडेंट एंगल अब ये कर दिया, दिस इज इंसिडेंट एंगल। तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे चली गई इस पे इंटरफेस के अलाउंग, तो रिफ्रैक्टेड एंगल आ जाएगा ये 90 डिग्री। तो ऐसे इंसिडेंट एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। ऐसे इंसिडेंट एंगल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि व्हेन लाइट रे द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही हो? डेंसर से रेयर मीडियम। चेक करो, डेफिनेशन चेक करो जल्दी से, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन चेक करो। मैंने लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये लिखवा दिया क्या? कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर से रेयर। तो डेंसर से रेयर लिख लो, क्या आएगा? डेंसर से रेयर, तभी तो बैंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। ओहो, गलत लिखवा दिया ना पेन। TIR में तो सही लिखवा रखा। When light ray go from डेंसर medium to, हाँ देख लो, डेंसर से रेयर जा रही है तो बैंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एंगल हम इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जब वो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। और ऐसे इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसे इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मान लो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है, तो इसको आई ना लिख के C लिख देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये है C, क्रिटिकल एंगल। मान लो इसकी वैल्यू 42 डिग्री फॉर एग्जांपल। इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? 42 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये जो लाइट रे गई है ना, किसके अलाउंग गई है? इंटरफेस के अलाउंग। इसको ऐसे कहते हैं जैसे बॉल जाती है रगड़ खाती हुई, सरफेस के साथ रगड़ खाती हुई जाती है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। ग्रेज करती हुई जा रही है ना, सरफेस के साथ ग्रेज करते हुए, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। अरे एमरजेंट रे पता है तुम्हें, एमरजेंट एंगल, तो ये भी एमरजेंट ही रे है, बाहर निकल रही है लेकिन सरफेस के साथ ग्रेज करके हुई जा रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। लिखवाया हुआ है मैंने आपने उसमें क्रिटिकल एंगल में, तो ग्रेजिंग एमरजेंस बोलते हैं इसको। जब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। अब होगा क्या? 42 डिग्री पर तो ये ग्रेजिंग एमरजेंस हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया क्रिटिकल। जैसे हम 42.1 करेंगे या 42.01 करेंगे, मतलब जस्ट 42 से अगला एंगल लेंगे, तो क्या होगा? मान लो 42 से अगला एंगल ले लिया मैंने 44 डिग्री। वैसे तो 42.01 के लिए भी वैलिड है, 42 से जस्ट अगला एंगल के लिए वैलिड है। जैसे अगला एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये वापिस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है वापिस में थोड़ा सा ही बैंड करेगी, नहीं 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 नहीं, पूरा रिफ्लेक्शन शो करेगा। 44 डिग्री है तो जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो भी 44 डिग्री आएगी, तो रिफ्लेक्शन ही बना देगी, भले सरफेस आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस के। तो एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये इंटरफेस है, एक्चुअल में ये होता है कि लाइट रे आई तो दो फिनोमिना होते हैं एक साथ, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की बात हम नहीं करते, हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन की। पर ऐसे वाले एंगल पर, क्रिटिकल एंगल के बाद वाला जो एंगल होगा उसमें क्या होगा? ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी रिफ्लेक्ट करने लग गई। रिफ्लेक्शन तो था ही पहले से, मान लो 100% लाइट आई, उसमें से 20% रिफ्लेक्शन था, 80% रिफ्रैक्शन था। लेकिन जैसे ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, वैसे ही
ये जो 80% रिफ्लेक्शन था ये भी रिफ्लेक्ट करने लग गई, तो अब सारा का सारा 100% रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्ट, अब कोई रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन नहीं है, अब लाइट वहां जा ही नहीं रही, इस एंगल के बाद वो लाइट नहीं जाएगी, मतलब इससे एंगल से पहले तक तो लाइट जा रही है ना, लेकिन इस एंगल के बाद अब कोई लाइट वहां नहीं जाएगी, सारी सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें अगर 46 भी हुआ जब भी 100% हाँ मतलब क्रिटिकल एंगल के बाद TIR होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बाद, है ना, मतलब जैसे 42.01 डिग्री हुआ ना, मान लो अगला एंगल 42.01, 100%। तो रिफ्लेक्शन आएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा 42.01 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट की उस पे एंगल पे थोड़ी डिपेंड करेगा कि एंगल एंगल चेंज हो जाएगा, इस पे इंटरफेस पे डिपेंड करेगा। जो एक्चुअल में ये क्रिटिकल एंगल पर डिपेंड करता है TIR, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो क्या हो जाएगा आपका TIR होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मीडियम कैसा और ये मीडियम कैसा है, पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है, यानी जो आपके मीडियम है दो, उन दोनों मीडियम पर डिपेंड करता है आपका क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो TIR होगा, तो क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो TIR नहीं होगा। दूसरा, और पहला इसमें यह है कि लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेयर जानी चाहिए तभी होगा। तो पढ़ लो एक बार जल्दी से TIR पढ़ लो। ठीक है, समझ आ गया। अब आता है कि क्रिटिकल एंगल निकाले कैसे। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर TIR होना स्टार्ट हो जाता है। पहले कंडीशन तो ये डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट, डेंसर से रेयर जानी चाहिए, और मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी ग्रेजिंग इमरजेंस, और रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। मान लो ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, और ये कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो लगाओ स्नेल्स लॉ, तो यहां से क्या लिखेंगे, ND इंटू में साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू, यहां क्या लगाएंगे, NR, अरे बताओ, sin 90, ये हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, अरे रुक जा भाई, NR 0, क्रिटिकल एंगल 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से साइन C यानी क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, NR अपॉन ND। दिस इज क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, दिस इज क्रिटिकल। NR क्या है, NR क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और दिस इज क्रिटिकल एंगल फॉर दीज पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया बदल दोगे तो क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा। मीडियम पर डिपेंड करता है कि ऊपर कौन सा मीडियम है, नीचे कौन सा मीडियम है, इन दोनों मीडियम पर ही डिपेंड, दोनों मीडियम पर डिपेंड करेगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इन दोनों मीडियम पर डिपेंड करेगा क्रिटिकल एंगल। आ जाओ वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमेशा फिर रेयर अपॉन डेंसर ही आएगा। हाँ हमेशा NR अपॉन ND फॉर्मूला हो गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल का। अधिकतर स्कूल में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखवाते हैं, इसको ऐसे लिखवाते हैं, साइन C इक्वल टू रेयर मीडियम ले लेते हैं एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है तो 1 अपॉन N, ये फॉर्मूला हो गया क्रिटिकल एंगल ऐसे। ठीक है, सर वो रेयर मीडियम हमेशा एयर ही थोड़ी होगा। हाँ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जनरल फॉर्मूला है, मोर जनरल फॉर्मूला।
या फिर कई बार एन तो हम 10th में लिखते थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, 12th में म्यू लिखते हैं, तो वहां पे हो जाता है फॉर्मूला, तो मैं अधिकतर ये मिलेगा 1/म्यू, ऐसे देख लो, म्यू एन कुछ भी हाँ कुछ भी लिख लो, एन को एन की जगह म्यू लिखते हैं तो 1/म्यू फॉर्मूला ले लेते हैं, पर एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है, ऊपर रेयर मीडियम नीचे डेंसर मीडियम। यहाँ पर ये एन डी, साइंस इस पे आएगा। अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ अनिला से उतार दे। लिख लिया? यस सर। अच्छा इसमें देखो फॉर्मूला ना, तुम याद करना चाहो तो मैथ वाला तो वैसे भी याद कर सकते हैं। कैसे कि साइन सी का फॉर्मूला कभी एन डी अपॉन एन आर बन भी नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? एन डी क्या है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर एग्जांपल कुछ भी 1 मान लो, 1.5 मान लो, 1 मान लो, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या छोटे, तो जो आंसर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। और ऊपर वाली संख्या बड़ी, नीचे वाली संख्या से, और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं सकती। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो नहीं हो सकती, तो ये फॉर्मूला वैसे भी नहीं बन सकता। तो हमेशा फॉर्मूला बनेगा एन आर अपॉन एन डी, हमेशा फॉर्मूला बनेगा स्मॉलर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ग्रेटर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से स्मॉलर ही होती है। ठीक है, तो लिख लो, मिटा दो इसको, मतलब